नमस्कार दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे 66वें बीपीएससी प्री के लिए जो हम लोगों का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। तो आज यहाँ पे 7 को देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए हैं, इससे पहले 6 सेट चैनल पे अपलोड हो चुका है। जाइए सभी वीडियो को देखिए। चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो की खास बात ये होगी, ये बीपीएससी पैटर्न पे आधारित है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150, मैक्सिमम मार्क्स होगा 150 और टाइम अलॉट जो होगा ये 2 घंटे का होगा और कट ऑफ मार्क्स इसका होगा 90। तो देखिए ये जो टाइम अलॉट है, ये जो हमारे पेड मेंबर है जिन्होंने 49 रुपये पे किया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ दी गई है कि अगर आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं 49 रुपये पे करके, तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेगा और मंथली करंट अफेयर्स का PDF मिलेगा, जो आपके लिए 66वें बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो केवल 49 रुपये पे करके आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तमाम जानकारी वहाँ दी गई है, आप वहाँ पे जाके सभी चीज़ों को देख पाएंगे। और यहाँ पे इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि ये आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ, इसमें से 150 प्रश्न है इस वीडियो में। तो 150 में से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसका ऑप्शन नंबर ई सही है। तो बीपीएससी का एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई जो होता है ये आपको फंसाने के लिए होता है, ये आपके आंसर को गलत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखिएगा और पूरे वीडियो को देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आपने 150 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया, ताकि आप भी जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और मैं भी जान सकूँगा कि आपने यहाँ पर कितने प्रश्नों को सही से हल किया। तो चलिए हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस वीडियो में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, ये लगभग 30 प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स आपको मिलता है, हालांकि मंथली करंट अफेयर्स जो है ये सभी के लिए है। ये टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पेड ग्रुप में 49 रुपये पे करेंगे, तो ये आपको मतलब कि इसके अंतर्गत सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। लेकिन ये मंथली करंट अफेयर्स जो आते हैं, इसका PDF सभी के लिए है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के समय में जो चीनी पर्यटक भारत आया था, मैंने आपको कई बार बताया है, हो से हर्षवर्धन, हो से वेनसांग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सभी प्रश्नों में आप ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, क्या सीखा था? आग जलाना, पशुओं को पालना, पहिया बनाना या फिर अनाज उपजाना। तो आदि मानव ने इन सभी में से सबसे पहले सीखा था आग जलाना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है कि हर वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आग जलाना, जो आग जलाने का खोज हुआ था, आग का खोज हुआ था, तो ये आपको बताना है कि किस काल में हुआ था, ठीक है। पाषाण काल के अंतर्गत ये कब हुआ था, ये आप मुझे बताइएगा। चलिए कमेंट करके जरूर लिखिएगा, आप चाहे तो इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है, तो खाने का सोडा किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न है हमारे यहाँ पर, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? चौथा नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन। इसी के ये दोनों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग में। तो आयरन क्लोराइड और आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम पांचवा नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता, इम्प्योरिटी, नमी सोखती है? तो देखिए यहाँ पे 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कैल्शियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में उपस्थित नमी को सोखती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 5वां का। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? देखिए यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। छठा का ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां नंबर प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 7वां का ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कई सारे लोग बोल रहे थे कि सर बीपीएससी मेंस का जो आपका क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसे दोबारा से शुरू किया जाए।
तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज दोबारा स्टार्ट किया जाए, बीपीएससी मेंस का जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज था, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पर काम करना शुरू कर सकता हूं। तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं बीपीएससी मेंस से संबंधित क्वेश्चन आंसर तो मुझे जरूर बताइएगा। हालांकि इससे पहले मैंने कई सारे लगभग 100 से अधिक प्रश्न का क्वेश्चन आंसर किया है चैनल पर, उसे प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्णनता का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 8वां का, ये हो जाएगा डाल्टन प्रभाव। वर्णनता का दूसरा नाम जो है ये डाल्टन प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डाल्टन प्रभाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है विभवांतर मापा जाता है, किसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। तो 90 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। 10वां नंबर प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 11 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है। जो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण है उससे हमें कौन बचाती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी O3 यानी कि ओजोन गैस। एक्चुअली में ये ऐसे लिखा जाता है O3 ओजोन गैस। तो ये हमें सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है। बांध में जो जल संग्रहित होता है उसमें से कौन सी ऊर्जा होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न है श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो 15 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है श्वसन के दौरान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 16वां नंबर प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा RBC। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा RBC। दोस्तों 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 27 या 28 सितंबर से इसका फॉर्म फिलअप का डेट रखा गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जितना देरी करेंगे हो सकता है कि जब समय कम बचेगा तो सर्वर डाउन होता है, कई बार देखा गया है, और फॉर्म फिलअप करने में आपको परेशानी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए और निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए और एकदम से करंट अफेयर्स को पूरी तरह ध्यान रखिए। जो हमारा मासिक करंट अफेयर्स आपको दिया गया है अभी तक दिसंबर 2019 या फिर जनवरी 2020 से लेकर के अभी तक का आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा चुका है, वो सभी को निरंतर पढ़िए, निसंदेह ही आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है। ये कौन सा अंग है। तो ये 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लीवर। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है फलों को पकाने के लिए कौन से हार्मोन को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर ए, ये आप सभी को पता होगा, एथिलीन इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है किसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर होगा मॉडर्न मानव, यानी कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, भारत है एक क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसके बाद अगला प्रश्न है पंचायती राज लागू किया गया था। कब लागू किया गया था पंचायती राज।
तो 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा 1959 में, 1959 में पंचायती राज लागू किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको कई बार डिटेल में बताया है। चलिए अगला प्रश्न है, उपचुनाव कराया जाता है कितने सालों के बाद? तो देखिए 22 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव जो होते हैं वो कभी भी कराया जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई क्या बोलते हैं पीरियड नहीं होता है, कोई अंतराल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में, शायद 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1945। उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, ये कब हुई थी? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 1761। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी ये 1761 में हुई थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो देखिए 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड का नाम है, क्या नाम है? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक, ये नाबार्ड का मतलब है। देखिए नाबार्ड जो होता है ये NABARD, तो इसमें नाबार्ड में एन का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में जितने भी सिल्क वस्त्र उत्पादित होते हैं उनमें से 50% हिस्सेदारी किस राज्य का है? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसमें आगे है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो देखिए यहाँ पर 29 नंबर का राइट आंसर होगा मृत्यु दर से किसी समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 30वें नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा विश्व महिला दिवस। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। विश्व महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, TRP का अर्थ क्या होता है? आप लोगों ने कई बार सुना होगा किसी चैनल का TRP बढ़ता है घटता है, तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री से संबंधित है। तो देखिए TRP का जो अर्थ होता है यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये TRP का अर्थ होता है। आज आप सभी जान जाइए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, रासायनिक अक्रिय तत्वों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज जो किया गया था ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। 33 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा बीटा कणों की खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, शून्य वर्ग के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? शून्य वर्ग के तत्व को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, शून्य वर्ग के तत्व को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिणाम को गुना करना होगा? बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परिणाम को गुना करना होगा? तो 35 नंबर का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण को गुना करने पर हमें बल प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 35 का, द्रव्यमान और त्वरण। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, अब तक पृथ्वी पर वायुमंडल का कितना उच्चतम तापमान मापा गया है? अब तक के इतिहास में पृथ्वी पर वायुमंडल का तापमान उच्चतम कितना मापा गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 36 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा 56.6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 2 बार
नहीं, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डिग्री सेल्सियस। 56.6 डिग्री सेल्सियस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 36 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है ये है 37 नंबर प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी से, जो जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र है, अधिकांश क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद अगला प्रश्न है भारत का जो राज्य दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है वह कौन है? किस राज्य में सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 40 नंबर प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है ये है कर्नाटक। कौसे कहवा, कौसे कर्नाटक। अब उसके बाद अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो 42 नंबर प्रश्न, नाटो का मुख्यालय ये कहाँ है? ये है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्ड पढ़ ले या फिर सिर्फ इजी पढ़ ले, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कई सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको चैनल पर अपलोड किए गए हैं, सभी को देखिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। आप सभी को देखिए, ये ज़रूर आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो हमारा है 43 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस राज्य में है? ये भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। हालांकि ये इजी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? 45 नंबर प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो 46 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर ने। आगरा का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। 46 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है? ये मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक यहाँ पे मौलिक अधिकार के दिए गए हैं इसमें संविधान में। और उसके बाद अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 48 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, आगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो आगामी जनजाति जो रहती है एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नागालैंड। और नागालैंड का गठन कब हुआ था इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 1 दिसंबर 1963 को इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा के लेखक जो हैं इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अबुल फजल। उसके बाद अगला प्रश्न है नेपोलियन किस देश का वासी था? 51 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो 52 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा इलाहाबाद में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। अगला प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? 53 नंबर प्रश्न, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी मुग़ल शासक हैं और उसका जो मकबरा है ये दोनों से संबंधित मैंने एक ट्रिक बताया है कि जैसे कि देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अकबर, देखिए अकबर में एक शब्द आया है कबर, और यहाँ पे देखिए कंदरा। कबर और कंदरा दोनों मिलता हुआ शब्द है। कबर
जो ज़मीन के अंदर होता है और कंदरा भी ज़मीन के अंदर होता है। तो मतलब इस तरह से शब्द को रिलेट करके मैंने एक ट्रिक बनाया है जितने भी मुग़ल शासक हैं सभी का। आप चाहें एक बार देख लें उस वीडियो को, निसंदेह ही ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप थोड़ी सी मुश्किल होगी 1-2 दिन, उसके बाद जब आप बार बार देखेंगे, जब ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। आप चाह के भी इसे नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ट्रिक है। तो जाइए एक बार देख लीजिए, चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न, एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, किस विटामिन का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल? तो देखिए 54 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है लूनर कास्टिक है। लूनर कास्टिक क्या है? तो लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला है ताजमहल किनारे पर स्थित है, किसके? गंगा के, सरस्वती के, यमुना के, सतलज के। तो 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा गंगा जो ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब स्थित है, बसा हुआ नहीं है, मतलब स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है। तो 57 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, यह प्रश्न है निम्न में से किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? कांगो, गंगा, लापलटा, क्या है ये, लाटा और यांगिटी सिक्यांग। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से किस नदी का जल निकास सबसे अधिक है? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांगो नदी का जल निकास सबसे अधिक है। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली ये नदी है, ये भी प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा कांगो नदी। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, अंटार्कटिका में बर्फ़ की औसत मोटाई कितनी है? अंटार्कटिका में बर्फ़ की औसत मोटाई कितनी होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2500 मीटर ये बर्फ़ की मोटाई हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डीडीटी है, क्या है? डीडीटी क्या है? तो डीडीटी जो है ये एक एलिफेटिक श्रृंखला के साथ क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एलिफेटिक श्रृंखला के साथ क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक डीडीटी का छिड़काव किया जाता है पानी में। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर पॉलिस्टर एक यौगिक है, आपको बताना है किसका? तो पॉलिस्टर एक यौगिक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये एरोमेटिक अल्कोहल का एक यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन एक बहुलक है, किसका? तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा 62 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन युक्त एल्कीन का। टेफ्लॉन क्लोरीन युक्त एल्कीन का बहुलक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है? तो 63 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या करता है? तो 64 नंबर प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, आयोडीन और थायोसल्फेट के बीच अभिक्रिया होने पर आयोडीन क्या करता है, कौन सा कार्य करता है? तो 64 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ये आयोडीन उपचायक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सीट जो है ये सिर्फ आपके लिए बीपीएससी ही नहीं, बिहार दरोगा और जितने भी कंपटीटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे भी रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पे जीएस सेक्शन से प्रश्न होते हैं, जीके जीएस होते हैं, तो ये निसंदेह ही सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बिना स्किप किए हुए आप पूरे वीडियो को जरूर देखें। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है दूध है। दूध क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा एक हो जाएगा कोलाइडी विलियन। आपसे अगर पूछा जाएगा एक कोलाइडी विलियन का उदाहरण दीजिए, तो दूध जो है एक कोलाइडी विलियन का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 2 बिलियन समान प्रसारण दाब के हैं, वे कहलाते हैं। यहाँ पे बिलियन नहीं बल्कि विलियन होगा, ध्यान रखिएगा, विलियन होगा, वो नहीं बल्कि वो होगा। 2 बिलियन समान प्रसारण दाब के हैं, वे क्या कहलाएंगे? तो 66 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा समपरासी विलियन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर होगा। समपरासी विलयन इसे कहा जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, घरेलू उपयोग में विद्युत मापा जाता है। जो भी विद्युत की मापन होती है वो घरेलू उपयोग में जो भी विद्युत मतलब कि इस्तेमाल किए जाते हैं उसका मापन जो होता है, जो घर में मीटर जो लगा होता है उसका मापन किस में किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 67 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलोवाट घंटा में ये मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न, वर्णनता जैसी बीमारी का उपचार किया जाता है। तो वर्णनता जैसी बीमारी का उपचार कैसे किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 5 ऐसे प्रश्न हैं जिसका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसके बारे में मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, आप पिछले प्रीवियस वीडियो जब देखेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, किसके द्वारा। तो 69 नंबर प्रश्न यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दृष्टिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवित नहीं होता है। 70 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगे द्रवित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु दिखेगी। पीले प्रकाश में हरे रंग की वस्तु कैसी दिखेगी। तो 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा गहरी दिखेगी, गहरे रंग की दिखेगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर होता है। प्रकाश का कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर होता है। तो 72 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आवृत्ति जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है। 72 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 73 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि आप देखेंगे इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। हीलियम परमाणु के पास नहीं है, क्या नहीं है। 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियर। तो 74 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा न्यूक्लियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हीलियम परमाणु के पास न्यूक्लियर नहीं है। अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। 75 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बुमिन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एल्बुमिन ये गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, नाइट्रेट के नाइट्राइड में उपचयित करने वाला तत्व है। नाइट्रेट को नाइट्राइड में उपचयित करने वाला तत्व कौन सा है। तो 76 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ निकालते हैं किस रूप में। पक्षी अपने वर्ज्य पदार्थ किस रूप में निकालते हैं। 77 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा यूरिक एसिड के रूप में। यहाँ पे गलती से यूरिया लिखा गया है, ये यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न सेल्यूलोज है। तो 78 नंबर प्रश्न सेल्यूलोज क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा 78 का ऑप्शन नंबर डी, एक बहुसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर डी एक बहुसैकेराइड है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह है। तो पौधे की वृद्धि मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 79 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सेनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सेनोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। 80 नंबर प्रश्न, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो 80 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन इसका चेयरमैन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर, ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के किस नेता को भारतीय क्रांति का बापू कहा जाता है। तो यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक।
81 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्रिटिश भारत के बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का बापू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 82 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है। तो 82 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है, ये हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की प्रतिशतता है ये हो जाएगा हमारा 70, एक्चुअली में इतना नहीं और ज़्यादा होना चाहिए, चलिए मैं इस तरह से ले रहा हूँ। तो 78% जो है ये हमारा नाइट्रोजन है, और यहाँ पर उसके बाद आ जाएगा 21% हमारा ऑक्सीजन है, 21%। अब उसके बाद आता है जो रिमेनिंग जितने भी गैस बचते हैं वो इसके अंतर्गत, जितने भी यहाँ पे शेष रह गए वो सभी में ये आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सबसे कम पाया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न, 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसके लिए होली लैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। होली लैंड यानी कि पवित्र भूमि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 83 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। फिलिस्तीन के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 83 का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर नदी किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा नगर नदी के किनारे स्थित नहीं है, बगदाद, इस्तांबुल, मॉस्को या फिर पेरिस। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस्तांबुल। ये किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और उसके बाद अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे कम तापमान निम्न में से किस स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बरखोयांस्क। ये प्रश्न मैं आपको एक बार पहले भी बताया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सबसे कम जो तापमान रिकॉर्ड किया जाता है पृथ्वी पर ये बरखोयांस्क में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए 86 नंबर प्रश्न। अब बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर, ये उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अधिकता की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से संसार का कौन सा नगर सबसे बड़ा है। निम्न में से जितने भी नगर के यहाँ पे नाम लिखा गया है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नगर संसार का सबसे बड़ा नगर है। तो 87 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो, ये संसार का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से संसार में सबसे अधिक टीन किस देश में निकाला जाता है। टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है। तो 88 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 88 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। मलेशिया में सर्वाधिक टीन का उत्पादन होता है और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। आप सभी को पता है ये बिहारी शासक था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये पहला बिहारी शासक था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है, इन्होंने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण किया था और उसके बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ये ऐसे बिहारी शासक हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। दो प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुए हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये दो प्रश्न सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। पहला तो ये मैंने आपको बताया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी, और वह कौन ऐसा बिहारी शासक है जिन्होंने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और फिर बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है। तो 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 91 नंबर प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे कि अंग्रेजों ने इसे म्यांमार निर्वासित कर दिया था। तो ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है केवल किस में दिया जाता है? तो 92 नंबर प्रश्न का जहाँ यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे तुलसीदास ने लिखा था। तुलसीदास किसके लेखक हैं? रामकथा, महाभारत, रामायण या फिर रामचरितमानस? तो 93 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 94 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के निवासी थे? सबसे पहले जान लीजिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति दोनों थे। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये जो रहने वाले थे ये बिहार के रहने वाले थे। बिहार में एक गांव में जीरादेई गांव में इसका जन्म हुआ था और जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थान की उपाधि दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नारी कौन थी जो केंद्र में मंत्री बनी? तो 95 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा ये राजकुमारी अमृता कौर। ये भारत की पहली महिला केंद्र में मंत्री बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में स्पष्ट सिराएं और धमनियाँ नहीं होती है? निम्न में से किस में स्पष्ट सिराएं और धमनियाँ नहीं होती है? तो 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा स्पंज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्पंज में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील है? तो वसा में जो घुलनशील है ये इसका राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कैल्सीफेरॉल, ये वसा में घुलनशील नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? इनमें से कौन पौधे के लिए आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सोडियम। ये पौधे के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन ये पौधे के लिए आवश्यक है। तो 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सोडियम। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर प्रश्न, विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं? तो उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसके अंतर्गत कि जीव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा परिस्थितिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा परिस्थितिकी इसे कहा जाता है। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न, एक मनुष्य की आंख निम्न में से छोटी वस्तु को नहीं देख सकती है? कितने माइक्रोन से छोटी वस्तु को नहीं देख सकती है? तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के आंसर की तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100 माइक्रोन से अगर कोई वस्तु छोटी है तो उसे मानव आंख नहीं देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 100 का राइट आंसर होगा 100 माइक्रोन। उसके बाद अगला प्रश्न 101 नंबर प्रश्न, नम वायु के संपर्क में आने पर सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला हो जाता है क्यों? तो 101 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा जलयोजित होने के कारण ये नीला दिखाई देने लगता है। प्रश्न को पढ़िए एक बार पुनः, नम वायु के संपर्क में आने से सफ़ेद कॉपर सल्फेट नीला हो जाता है क्योंकि ये जलयोजित हो जाता है और इस वजह से ये नीला दिखने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना बूझा चूना है, बिना बूझा चूना किसे कहा जाता है? 102 नंबर प्रश्न, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बूझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। 102 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोहा निस्तारित होता है, लोहा कहाँ से निस्तारित किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर 103 नंबर प्रश्न का सबसे पहले जान लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। लोहा जो निस्तारित होता है ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये मैग्नेटाइट से और उसके बाद हेमेटाइट से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनकर तैयार होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सीसा पेंसिल में होता है क्या होता है? 104 नंबर प्रश्न है सीसा पेंसिल में क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। गोबर गैस में होती है, गोबर गैस में क्या होती है? तो 105 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर होगा मेथेन। गोबर गैस में मेथेन होती है। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 106 नंबर प्रश्न है सूखी बर्फ है। ये ऐसा प्रश्न है बीपीएससी में, मुझे लगता है कि ये सर्वाधिक बार रिपीट होने वाला एक प्रश्न है।
तो सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो 106 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कपूर को गर्म करने पर क्या होगा? कपूर को गर्म करने पर क्या होगा? ये ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ऊर्ध्वपातित होकर ये उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न है रेडियम की खोज की। रेडियम के खोजकर्ता कौन है? 108 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का नियम दिया था, किसने दिया था? तो 109 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का नियम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हाइजेनबर्ग। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में होगा। प्रश्न पढ़िए एक बार पुनः। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में क्या होगा? 110 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये कम होगा। शुष्क हवा में ध्वनि तरंग का वेग नम हवा की तुलना में कम होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान और जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, ये प्रश्न है। तो एक होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्य का स्पर्श कोण कैसा होता है? तो देखिए यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये घटता है तापमान की वृद्धि के साथ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 112 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 113 नंबर प्रश्न निम्न में से किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक है? निम्न में से किसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक है? 113 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक है। अफ्रीकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? 114 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ये काफ़ी इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, और इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना किया था। अगला प्रश्न नागार्जुन किसके दरबार में थे? नागार्जुन किसके दरबार में थे? ये कनिष्क के दरबार में थे, और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अफलातून किसका शिष्य था? 117 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सुकरात का। अफलातून सुकरात का शिष्य था। इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न औरंगजेब किसका बेटा था? 118 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा औरंगजेब जो था ये शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो 119 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नागालैंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये प्रश्न मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए नागालैंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये 1963 में अस्तित्व में आया था। 1 दिसंबर 1963 को ये अस्तित्व में आया था नागालैंड राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1963। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर आप देखिए 121 से लेकर 150 तक अब जो प्रश्न होंगे ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न। और यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि 30 में से कम 20 या उससे अधिक प्रश्न यहाँ पे आप सॉल्व कर पाएँ। तो अगर यहाँ पे करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आपको, तो देखिए हमारा एक मंथली करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ आता है उसे मैंने एक ही पीडीएफ में 1 साल के लगभग, 1 साल तो एक्चुअली में नहीं, दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स को मैंने एक पीडीएफ में डाल दिया है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी पीडीएफ को टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक बार उसे डाउनलोड कीजिए और देखिए पीडीएफ का क्वालिटी इतना बढ़िया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, उसे डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट भी करके आप एकदम से उसे पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग उसमें प्रत्येक मंथ का लगभग, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो लगभग 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब एकदम औसतन मैं बात करूं तो 200 क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम साल भर का बात करें तो 12 महीने में 2400 क्वेश्चन लगभग उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 121 नंबर प्रश्न, भारत में प्रत्येक साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 7 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 10 पुलिस थानों की सूची जारी की है। इस सूची में कौन सा थाना पहले स्थान पर है? ये आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर होगा अरेबिन। ये थाना का नाम है अरेबिन, ये जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नृत्य समीक्षक एवं इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने हेतु किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कोठारी को। तो 123 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा माधव देव पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सेवानिवृत्त IPS अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 124 का के विजय कुमार। ये सेवानिवृत्त IPS अधिकारी हैं और इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 125 नंबर प्रश्न, विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 125 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पे 2019 की बात किया जा रहा है, 2019 समाप्त हुआ है तो 2019 का रैंकिंग दिया गया है। तो 126 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 129, ऑप्शन नंबर सी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, किस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न, हिंदी कवि जिन्हें हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है उसका नाम क्या है? तो अभी हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है, चुना गया है? तो 128 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विश्वनाथ प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वायुसेना प्रमुख के नाम पर 30 राफेल विमानों के टेल नंबर जारी किए जाएंगे? 129 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा BS धानोआ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हाथियों की खरीद में कितनी बढ़ोतरी हुई है? सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसमें कहा है कि विश्व में हाथियों के खरीद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये प्रश्न है। ये 5% की वृद्धि हुई है पूरे विश्व में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 131 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अपना भारत यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती यानी कि लेक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 132 का ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें तो 133 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो 133 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अब उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 134 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PK नायर को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये किस देश में मिला है? 135 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा ये वियतनाम में मिला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? तो 136 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 137 का ऑप्शन नंबर डी। 28 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न, सॉरी यहाँ पे मैं एक बार देख लूँ, 137 नंबर प्रश्न, जी बिल्कुल यहाँ पर सही है, 28 मई इसका राइट आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? तो एडवांस में आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 30 दिनों से कितने दिन किया गया है, ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा 120 दिन ये किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 120 दिन किया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का घोषणा किया या फिर विकसित करेगी? तो 139 नंबर प्रश्न यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद अगला प्रश्न 140 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? ये किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कहा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा ऐसा कहा गया है कि वह अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। अगला प्रश्न 141 नंबर प्रश्न, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? 142 नंबर प्रश्न का यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा भूटान। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 143 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैव विविधता। ये पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है, जैव विविधता। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 144 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? 145 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वीरेंद्र नाथ दत्त, इसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 146 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक सेकंड और मैं आपको बता दूँ कुछ। 5 अप्रैल को पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निदेशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका नाम क्या है? तो 147 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा बासु चटर्जी का, ये हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 18 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा 118 या नहीं बल्कि 148 यहाँ पे हो जाएगा। तो 148 नंबर प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की यहाँ पे बात करें, भारतीय उद्योग परिसंघ का हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उदय कोटक। ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उदय कोटक को भी भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 149 नंबर प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? ये किस राज्य के लिए किया गया है? तो 149 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा असम के लिए 1407 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न है यहाँ पे हमारा 150 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत से कितनी नई योजनाएं शुरू करने की हाल ही में घोषणा किया गया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो देखिए ये कितने नई योजनाएं शुरू करने का घोषणा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 नई योजनाएं शुरू करने का घोषणा किया गया है। लगभग 50,000 करोड़ रुपये की लागत से ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। एक्चुअली में यहाँ पे देखिए प्रश्न को पढ़िए कि मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन में गति देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की लागत से 3 नई परियोजनाएँ शुरू करने की घोषणा किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो रही बात यहाँ पे टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पर 150 में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया? आप इस कमेंट बॉक्स में जाइए, यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आपने यहाँ पर 150 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 49 रुपये पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 66वें बीपीएससी प्री एग्जाम तक के लिए वैलिड है। 66th बीपीएससी प्री एग्जाम तक में आपको ये PDF निरंतर मिलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ आपको एक बार पेमेंट करना है। ये आपको 66वें बीपीएससी तक इसमें हिंदी भाषा में PDF आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।